हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपन डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का। और इससे पहले लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था राउल्ट का नियम। ये ध्यान रखो, राउल्ट के आधार पर ही अगर विलयन को वर्गीकृत करें तो दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो लेक्चर्स अपना किस पे डिपेंड है आज का? आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आदर्श व अनादर्श विलयन, आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये अपन को डिस्कस करना है इस लेक्चर्स में। और जो राजस्थान बोर्ड है आपका आरबीएससी बोर्ड, उसमें यहाँ से या तो छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सीधा ही सिंपल क्वेश्चंस इसमें अंतर पूछ लेता है। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, इन पे कोई 2 या 3 अंतर लिखिए, या फिर इसकी कोई कंडीशंस दे देगा। वो कंडीशंस अपन जानने वाले हैं कि किस कंडीशंस के लिए आइडियल सॉल्यूशंस होगा और किस कंडीशंस के लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनेगा। तो फर्स्ट अपन कवर करेंगे अपना आदर्श विलयन। इसको कवर करेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है? जैसा कि आपको इसके नाम से ही, इसके शब्द आदर्श से ही इंडिकेट हो रहा होगा कि ये तो आइडियल कैंडिडेट है, कोई जो सभी चीज़ों को फॉलो करता होगा, एक आदर्श है, आदर्शवादी विलयन बनेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे राउल्ट ने ये आदर्श शब्द यूज किया है। वो क्यों किया है? तो कहीं ना कहीं ऐसा विलयन होगा जो राउल्ट की पालना करता होगा, मतलब राउल्ट की सभी बातों को फॉलो करता होगा। इस कारण राउल्ट खुश होके और इसका नाम क्या दे देता है? आदर्श विलयन। तो सबसे पहले तो सिंपल वे में तो आपको ध्यान रखना है कि आदर्श विलयन वो होंगे जो राउल्ट नियम की पालना करते हैं, मतलब सीधा पालना करते हैं, राउल्ट नियम को फॉलो करते हैं। अब इसको सजावटी रूप में अपन लिख सकते हैं, वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर, सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट नियम की पालना करते हैं। राउल्ट नियम की पालना करता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अपन ने देखो राउल्ट नियम में ये रिलेशंस अपन ने ड्राई किया था। विलयन का वाष्प दाब है जो विलयन में उपस्थित अवयवों के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उनके मोल अंश के योग के बराबर होता है। तो जैसे विलयन में 2 अवयव हैं तो उनका वाष्प दाब क्या होगा? ये होगा। ठीक है, यही क्या था आपका राउल्ट नियम का। अपन ने 2 प्रकार के विलयनों केस स्थिति की थी, केस स्टडी की थी। वहाँ पे केस फर्स्ट या कंडीशंस फर्स्ट, इसमें क्या था? वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए अपन ने ऐसा ड्राइव किया था। और वैसे राउल्ट नियम का स्टेटमेंट क्या था कि किसी विलयन या किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब या उसका वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता था। जैसे अपन अवयव ए की बात करें, ए अवयव है जैसे विलायक, इसका किसके समानुपाती होगा? ए के मोल अंश के। और इसको हटाने के लिए अपन ने क्या लिखा था? एक कांस्टेंट पी नॉट ए एक्स ए। ये क्या था? शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ये तो था ए बराबर विलायक मान रहे हैं अपन, तो इनके वाष्प दाब के योग के बराबर। तो ये है आपके राउल्ट नियम की पालना करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन। सबसे पहले इसमें आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल्स ही बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया जाता है निम्न में से आदर्श विलयन है या फिर नहीं है। तो ध्यान रखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल्स आपका टोलुइन, जानते हो आप? टोलुइन प्लस बेंजीन, इन दोनों का मिश्रण आप विलयन बनाओगे, मिलाओगे तो क्या बनेगा? आपका एक आदर्श विलयन बनेगा। अब टोलुइन और बेंजीन्स का स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए।
बेंजीन्स के ऊपर क्या है आपका CH3 कनेक्ट हो, इसको टोलुइन बोलते हैं, और ये क्या है आपका बेंजीन C6H6। दूसरा एग्जांपल्स आप ले सकते हो एन हेक्सेन, क्या है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। एन हेप्टेन इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे क्या है, एक एन का मतलब क्या होता था सीधी कार्बन श्रृंखला, और एन लगा हुआ है तो हाइड्रोकार्बन्स है, वो भी एल्केन है, ठीक है। 6 कार्बन होंगे, इसमें 7 कार्बन होंगे, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। थर्ड एग्जांपल्स आप ले सकते हो इसमें, जो आप नॉर्मली ध्यान रखो तो ये एग्जांपल्स हो सकता है बेंजीन हो चुका है, क्लोरोबेंजीन, क्या है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इनका मिला दे अपन जो विलियन बनेगा वो। फोर्थ आप एग्जांपल्स ले सकते हो क्लोरोएथेन और आपका एक हो जाएगा ब्रोमोएथेन। इनके एग्जांपल्स हैं, आपको बस याद रखने हैं इनको। इसके अलावा एग्जांपल नंबर आप 5th लेना चाहो तो 5th ले सकते हो, जो भी एल्कोहल है आपका, जैसे एथेनॉल प्लस मेथेनॉल बोल सकते हो। चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, मेथेनॉल, ये IUPAC नाम है, इसको आप कॉमन नेम में एथिल एल्कोहल भी, मेथिल एल्कोहल भी बोल सकते हो, और दूसरा आपका एथेनॉल। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बेंजीन प्लस टोलुइन का मिश्रण कैसा बनेगा आपका एक आदर्श विलियन, क्यों बनते हैं वो भी अपन जान लेंगे। अब आगे बात करते हैं इसके अन्य गुण, किसके आदर्श विलियन के अन्य गुण। अब अन्य गुण में आप क्या क्या लिख सकते हो वो बातें यहाँ देखो, इधर डिस्कस करते हैं। अन्य गुण, आदर्श विलियन के अन्य गुण में आप ध्यान रखोगे, जब भी अपन आदर्श विलियन बनाएंगे तो बनाते समय क्या करते हैं अपन, विलेय व विलायक को, विलेय व विलायक को मिलाने पर, अब विलेय और विलायक को आप मिला रहे हो तो इसकी लैंग्वेज ये भी बोल सकते हो विलियन बनाने पर, विलेय व विलायक को मिलाने पर जो आयतन परिवर्तन नहीं होता है, क्या आयतन परिवर्तन या आयतन में परिवर्तन, आयतन परिवर्तन, इसको डेल वी लिखेंगे अपन, नहीं होता है, आयतन परिवर्तन नहीं होता है। इसको अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं डेल वी इक्वल्स टू 0, कि जो भी आयतन था वो आपका परिवर्तन नहीं होगा। इसको स्टेटमेंट को कैसे समझ सकते हो आप, जैसे ये आपका एक कंटेनर बनाया, ये मैंने दूसरा एक कंटेनर बनाया, इसमें ये मान लो कि विलेय है आपका और इसमें क्या है आपका विलायक है, दोनों को मिलाने पे क्या बन गया आपका विलियन बन गया। अब इसका आयतन, इसका वॉल्यूम कितना था आपका, ये मान लो 100 ml ले रखा था अपन ने विलेय, और विलायक अपन ने कितना ले रखा है 200 ml, तो दोनों का आयतन कितना हो गया, इसको अपन बोल सकते हैं V1। प्रारंभ में आयतन कितना है आपका 300 ml आपके पास क्या है पदार्थ है, उनको मिलाया तो जो आपका विलियन बन रहा है, यहाँ पे क्या है ये विलियन, तो विलियन है, विलियन का आयतन को V2 बोल देता हूँ, ये भी क्या है आपका 300 ml बनेगा, क्या बनेगा 300 ml। तो अंतर आप कैलकुलेट करोगे डेल V, अंतर निकाल रहे हो अंतिम माइनस प्रारंभ, ये कर सकते हो, तो 300 माइनस 300 तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने क्या किया, विलेय 100 लिया, विलायक 200 लिया, तो टोटल 300 हो गया, तो 300 ml ही क्या बनेगा आपका विलियन। मतलब आयतन परिवर्तन क्या होता है उसमें 0 होता है, कम या ज़्यादा नहीं होगा, 300 से कम भी नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड। पॉइंट नंबर सेकेंड ये है, विलेय और विलायक को आप मिला रहे हो तो मिलाने पे एंथैल्पी परिवर्तन, ये टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनेमिक्स की, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। इसको एंथैल्पी को अपन डेल एच, एच से दर्शाते हैं और परिवर्तन को डेल से, तो डेल एच क्या होगा
0। तो आप ये बोल सकते हो विलेय और विलायक को मिला रहे हो आप, तो मिलाने पे एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी किस चीज़ को बताती है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या फिर अवशोषण होगा। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि डेल एच पॉजिटिव आता था, अर्थात आप ये बोल सकते हो यहाँ पे, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है, नहीं होता है। यह स्टेटमेंट किस चीज़ को दर्शा रहा है? छोटी क्लासेस में अपन ने पढ़ा था कि डेल एच, छोटी क्लास में 11th में नॉर्मली यहाँ पे नेगेटिव और एक क्या है डेल एच पॉजिटिव। इसका मतलब क्या था आपका? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन, और इसका मतलब था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या था? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो एंथैल्पी परिवर्तन ही क्या है? 0। तो ना तो ऊष्मा का अवशोषण होगा ना ही उत्सर्जन होगा। मतलब विलेय को आप विलायक में मिला रहे हो तो ना ही आपका कंटेनर ठंडा होगा ना ही वो गर्म होगा। जितना पहले ताप था उन विलियंस का या पात्र का उतना ही बाद में रहेगा। इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट आप ये ध्यान रख सकते हो, इसमें जो विलेय क्या है? विलेय आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सा ध्यान देना। विलेय ये लैंग्वेज आपको समझ में आए या ना समझ में आए, और ध्यान दो, अभी समझ में आएगी फिर बाद में। विलेय बी और बी, और दूसरा क्या है आपका? विलायक को अपन ए और ए बोल रहे हैं, तथा विलायक यहाँ पे आप लिख सकते हो बी और ए के अणुओं के मध्य समान आकर्षण होता है। क्या होता है? समान आकर्षण होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे विलेय आपका बी और बी था, तो बी के अणु, जैसे यहाँ पे एल्कोहल मान लो आप, तो एल्कोहल के अणु है ना, उनके मध्य आकर्षण, और यहाँ पे जो आपका पानी है, पानी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, और यहाँ पे मान लो जैसे बी और ए, एल्कोहल आप एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हो, वैसे यहाँ पे नहीं आएगा वो। दूसरा यहाँ पे बी और ए, जैसे दोनों को मिलाया अपन ने, तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे थोड़ा सा जान सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ये ले लूँ, ये आपका विलेय है आपका, दूसरा आपका क्या है? विलायक है, और तीसरा मैं यहाँ पे विलियन बना देता हूँ। क्या है? विलियन। तो सपोज करना है यहाँ पे ये बी और बी है, इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल इतना है, बी है इसको इतना अट्रैक्ट करके रखता है कि इससे ऊपर नहीं जाने देता, और विलायक में अपना ए है और ये ए बी है, कितना भी मान सकते हो आप इसको, कम और ज़्यादा, इसमें भी आकर्षण इतना है कि इसी लेवल पे मान लेते हैं अपन, उससे ज़्यादा वो ऊपर दूर नहीं जाने दे सकता। तो इसको अपन एक कंटेनर में बंद करें तो इसका वॉल्यूम अपन इतना मान सकते हैं ना, इतना वॉल्यूम है भाई, और इसका भी वॉल्यूम क्या है आपका? इतना वॉल्यूम है यहाँ तक। अब जब इन दोनों को मिला रहे हैं और विलियन जो बन रहा है, अगर उसमें जो विलेय और विलायक, जैसे उसमें विलेय भी आ जाएगा और विलायक भी रहेगा, तो इनका आकर्षण बल भी कितना है? इसके आकर्षण बल के बराबर, इतना ही है। तो देखो वॉल्यूम क्या आएगा तीनों केस में? सेम। तो ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है विलेय जो उसके आपस में अणु है उनके मध्य आकर्षण बल इतना है, इससे कम होता, इससे ज़्यादा होता तो और पास आ जाते, अगर कम होता तो उससे दूर चले जाते, पर समान है तो विलियन का आयतन भी क्या होता है? उतना ही। इस कारण देखो आयतन में भी कमी, आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो आपका देखो यहाँ पे वाष्प दाब भी उनके विलियन के वाष्प दाब के बराबर ही आता है। उसका कारण भी क्या है कि जितना ज़्यादा आकर्षण बल यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे है। अगर आप गर्म करते हो तो इसकी वाष्प बनाने में भी आपको उतनी ही ऊष्मा देनी पड़ रही है, मतलब अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना ज़्यादा होता है वाष्प दाब उतना ही कम होता है। ये अपन ने पढ़ लिया है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में, तीनों में समान है तो तीनों का वाष्प दाब भी क्या आएगा? समान, क्योंकि यहाँ पे भी आकर्षण उतना ही है जितना यहाँ पे था, तो वाष्प दाब भी क्या बनेगी? बराबर बनेगी। इस कारण ये राउल्ट नियम के वाष्प दाब के बराबर ही विलियन का वाष्प दाब आता है। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। अब आपसे कभी कभी क्या करता है वो कि आदर्श विलियन के लिए ग्राफ बनवा लेता है। क्या बनवा लेता है? ग्राफ।
और वो ग्राफ आपका बिल्कुल सिमिलर बनता है जो अपन ने कहाँ बनाया था, सिमिलर एज इट इज़ कौन सा होगा, जो आदर्श विलयन में राउल्ट नियम पढ़े थे, सिंपल सा वहाँ बना था वही ग्राफ होगा वाष्पशील विलययुक्त विलयन का, क्योंकि राउल्ट नियम आदर्श विलयन पे ही लागू होता है, अनादर्श विलयन पे लागू नहीं होता है। तो ग्राफ पूछे आपसे तो ग्राफ कैसा बना सकते हो आप आदर्श विलयन के लिए, मैं उसको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ग्राफ पूछ ले आपसे तो आदर्श विलयन के लिए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये अपने वही दो, यहाँ पे क्या है वाष्प दाब, यहाँ पे अपन ले लेते हैं वाष्प दाब, और ये क्या है आपका P विलयन का वाष्प दाब है, और यहाँ पे क्या है आपका मोल अंश। सेम ग्राफ बना देंगे अपन, है ना, मोल अंश। यहाँ पे मान लो XA बराबर क्या है 1 और XB बराबर क्या है 0, यहाँ पे XA के मोल क्या है 0, XB के मोल क्या है 1। तो देखो यहाँ पे XA प्योर है, अकेला है, ये तो है ही नहीं है, तो इसका अपन मान लेते हैं ये कुछ इसका वाष्प दाब आया, इसको बोलेंगे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ऐसे ही यहाँ पे B है, B का वाष्प दाब अपन यहाँ मान लेते हैं, इसको P नोट B, क्योंकि यहाँ पे अकेला कौन है B, तो शुद्ध अवस्था में है अकेला, तो शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब। अब इधर से इधर चल रहे हैं अपन, तो मोल अंश में क्या आ रही है कमी, और मोल अंश में कमी आती है तो वाष्प दाब में भी क्या आएगी कमी, क्योंकि राउल्ट का नियम ही क्या होता है P समानुपाती उसके मोल अंश। जैसे A अवयव है तो A के मोल अंश, B है तो B के मोल अंश। ऐसे देखो इधर जा रहे हैं, B के मोल अंश आपके क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं, इसको थोड़ा सा इस पॉइंट पे आप मिला लेना है। और विलयन का क्या है, विलय और विलायक दोनों के को मिला दो, वो क्या बन जाएगा विलयन का। तो ये किसके लिए है आपके आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, यहाँ पे PT इक्वल्स तो हो जाएगा P नोट A XA प्लस क्या हो जाएगा P नोट B XB, और यहाँ पे कोई और भी अवयव होता तो उसको भी अपन जोड़ देते हैं। ये द्विअंगी विलयन के लिए है, ये क्या है P नोट A, तो किसके बराबर हो जाएगा P नोट A XA, और B क्या है PB, इसका वाष्प B अवयव का वाष्प दाब। तो ये किसके लिए है आदर्श विलयन के लिए, ध्यान रखना किसके लिए आदर्श विलयन। तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशंस आदर्श विलयन कंप्लीट होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद अनादर्श विलयन, इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसमें देखो बस ए शब्द लग गया ना, तो आदर्श विलयन था, उससे अपोजिट बातें होंगी इसके लिए। तो सिंपल सा देखो अपन क्या बोल सकते हैं, वह विलयन जो सभी तापमान सांद्रताओं पर राउल्ट नियम की पालना नहीं करता है, अर्थात आप बोलें राउल्ट नियम की पालना का मतलब क्या है, अर्थात कि जो इस विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब के बराबर नहीं आता है। राउल्ट के नियम के अनुसार अपन वाष्प दाब कैलकुलेट करते हैं ना, तो उससे या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, उसके बराबर नहीं आता है। यही है राउल्ट नियम की पालना नहीं करता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब आया था उसके बराबर नहीं होगा। अन्य गुण में बात करें, विलय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन बनता है या विलयन बनाने पर आयतन परिवर्तन होता है। आयतन परिवर्तन क्या होगा, आयतन में परिवर्तन होता है, बस इतना सा चेंज करना है, और परिवर्तन होगा तो डेल वी नोट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो विलयन का आयतन है विलायक का आयतन उसके बराबर नहीं होगा। ये 300 आपका नहीं मिलेगा, ये 300 ml आपका नहीं आएगा, या तो 300 से ज़्यादा आएगा या फिर 300 से कम आएगा। इतना सा ध्यान रखना है, ये बराबर नहीं आएगा, इतना सही था। उसका कारण कहीं ना कहीं अपन जानेंगे कैसे। इसके बाद में एंथैल्पी परिवर्तन होता है, इसमें क्या होगा एंथैल्पी परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होगा तो अंतिम माइनस प्रारंभ करोगे तो डेल वी का वैल्यू 0 नहीं आएगा, या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है या फिर नेगेटिव आ सकती है। तो उसमें बोल सकते हो अर्थात ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। और अवशोषण के लिए आपने पढ़ रखा है, अवशोषण मतलब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी।
शोषी के लिए क्या आता था, डेल एच पॉजिटिव आएगा, और उत्सर्जन होता है तो क्या आएगा, डेल एच आपका नेगेटिव आएगा। इन तीनों पॉइंट्स का वाष्प दाब का ज़्यादा आना, आयतन में परिवर्तन होना और एंथैल्पी में परिवर्तन होना, उसका कारण कहीं ना कहीं यही है, विलेय विलेय, विलायक विलायक तथा विलेय विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, असमान होता है। मध्य आकर्षण बल क्या होगा, असमान होता है। आदर्श में क्या था, समान, इसमें क्या है, असमान। असमान का मतलब या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। उसको यहीं समझो, अगर समान था तो आयतन वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, और आकर्षण बल भी समान था, तो वाष्प भी समान बन रही थी, तो वाष्प दाब भी विलियन का राउल्ट के अनुसार ही आ रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि आकर्षण बल आपका असमान है, तो असमान के लिए दो कंडीशंस बन सकती है, या तो इनसे ज़्यादा हो, अब ज़्यादा आकर्षण होगा तो ये बी एक के ज़्यादा पास आएगा, और ऐसा कंडीशंस बन सकता है ना। देखो बी थोड़ा पास आ गया, तो पहले वॉल्यूम कितना था, ये इतना वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कितना रह गया, इतना, तो आयतन में क्या आई, कमी आई। अगर विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल विलेय विलेय, विलायक विलायक से अधिक होता है, ऐसा ध्यान रख सकते हो, अधिक होता है तो कम होगा आयतन, और अगर इससे अधिक आकर्षण है तो आयतन क्या होगा, V क्या होगा आपका, कम, V क्या होगा, कम। और अगर आकर्षण बल क्या है आपका, दुर्बल, तो अणु कहाँ चले जाएंगे, इनके मध्य आकर्षण दुर्बल है तो B दूर चला जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा आपका, बढ़ेगा। इसी आधार पे क्या होगा, जो आपके अनादर्श विलयन है इनको आगे चल के दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। तो उनको अब अपन देखते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते। आदर्श विलयन है, इसको अपन ने कितने भागों में वर्गीकृत कर दिया है, दो भागों में। कितने में, दो भागों में। तो इसको अपन डिवाइड करके ऐसा लिख सकते हैं, एक आपका हो जाएगा, देखो या तो वाष्प दाब बराबर नहीं है तो या तो अधिक आएगा वाष्प दाब या फिर कम आएगा। फिर मैं एक बार सिंपली देखो जो कंडीशंस थी उनको बता देता हूँ शॉर्ट वे में। पहले तो अपन इसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। ये है पहला, क्या पढ़ना है अपन को, धनात्मक अनादर्श विलयन, धनात्मक अनादर्श विलयन। दूसरा क्या पढ़ना है, ऋणात्मक अनादर्श विलयन, नेगेटिव डेविएशंस, और इसको पॉजिटिव डेविएशंस सॉल्यूशंस भी बोलते हैं अपन। तो अनादर्श के लिए अपन ने क्या पढ़ा है, पी टी नोट इक्वल्स टू था पी ए एक्स ए प्लस पी नोट एक्स वी, फर्स्ट ये था। सेकंड वी टी वॉल्यूम परिवर्तन जीरो नहीं होता है। थर्ड अपन ने पढ़ा है डेल एच नोट इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे जो आपका ए और ए, बी और बी, और ये आपका बी और ए, ये क्या होता है, नोट इक्वल्स टू, या तीनों का ही बराबर नहीं होता, ये भी आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं धनात्मक अनादर्श विलयन क्या होते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना है, ये विलयन या इन विलयनों का वाष्प दाब जो राउल्ट के नियम के अनुसार आ था, ये आ रहा था, उससे ज़्यादा आता है। तो इसको अपन स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, वे विलयन या वे अनादर्श विलयन, वे अनादर्श विलयन जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब देखो धनात्मक विचलन का मतलब क्या है, चलना, मतलब राउल्ट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उससे धनात्मक मतलब उसकी जो मान होते हैं उससे ज़्यादा लेके चलते हैं ये, तो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। जो राउल्ट के अनुसार वैल्यू आनी चाहिए उनसे ज़्यादा वैल्यू आती है, तो आप ये बोल सकते हो अर्थात इनका वाष्प दाब, इनका वाष्प दाब राउल्ट नियम के वाष्प दाब या राउल्ट वाष्प दाब से अधिक आता है।
अर्थात इनका वाष्पदाब राउल्ट नियम से अधिक होता है। अब इसी स्टेटमेंट को अपन इक्वेशन रूप में ऐसा लिख सकते हैं ना, पी टी ग्रेटर देन हो जाएगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी और आपका एक्स बी, लिखा जा सकता है। इसके बाद में देखो धनात्मक है तो सेकेंड स्टेटमेंट जो आपका वॉल्यूम है वो भी क्या आएगा, धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक। इसी को आप अलग वे में भी लिख सकते हो, धनात्मक। अब धनात्मक का मतलब क्या है, आयतन में क्या होगी, आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ध्यान रखना, अगर अपन विलेय और विलायक को मिला रहे हैं तो उसका आयतन ज़्यादा होगा जितना उनका था। जैसे 100 ml 200 ml 300 ml होना चाहिए था और उससे ज़्यादा होगा। ऐसे ही अपन बात करें किसकी, एंथैल्पी की, डेल एच, ये भी क्या होगी, धनात्मक। अब धनात्मक को लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है ना, डेल एच ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण। ध्यान रखना है, जब विलेय और विलायक को मिला रहे हो और उस प्रोसेस के दौरान ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो वो कैसा विलयन बनेगा, आपका धनात्मक अनादर्श विलयन। थर्ड स्टेटमेंट आप और भी जानना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जो आपका ए और बी और बी, ऐसा बोल सकते हो, विलेय विलेय विलायक विलायक के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल से विलेय विलेय, जो विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, दुर्बल होगा। इसका मतलब क्या है कि ये आकर्षण बल क्या होगा, दुर्बल होगा। ध्यान रखना है, इनके आकर्षण की तुलना में ये वाला आकर्षण क्या होगा, दुर्बल। अब आपको पता है, देखो ये आकर्षण बल विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, दुर्बल। मतलब विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल दुर्बल है तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, देखो बढ़ रहा था यहाँ पे, ये आकर्षण बल कम है इसके मध्य तो दूर दूर हो गए और दूर दूर होने से क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया, वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है। दूसरा आप देखो, आकर्षण बल दुर्बल है तो दुर्बल है उसको अपन हीट करेंगे, वाष्प भी ज़्यादा बनेगी और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो कहीं ना कहीं उस विलयन का वाष्पदाब भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ऐसे आप समझ सकते हो। तीसरा, आप एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों आ रहा है उसको भी आप समझ सकते हो। जब भी दो अणु एक दूसरे के पास पास आते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या आती है, पोटेंशियल ऊर्जा में कमी आती है और वो ऊर्जा क्या होती है आपकी, वो ऊर्जा आपकी क्या होती है, मतलब जब भी अणु पास पास आते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। क्या होता है, उत्सर्जन। और आकर्षण बल जैसे कम है तो मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, दूर रहेंगे। आकर्षण कम है तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे जिससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। मतलब ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो जितना आकर्षण बल कम होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो इस कारण ये क्या आता है, पॉजिटिव, अवशोषण हो रहा है। ऐसा आप इसको जान सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसके एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसके एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखने हैं। उदाहरण, क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। एक तो आप एल्कोहल प्लस वाटर, कोई भी एल्कोहल लो, एथेनॉल नॉर्मली बात करते हैं, एथेनॉल प्लस जल, इसका मिश्रण आप बना लो, वो कौन सा बनेगा आपका, धनात्मक अनादर्श विलयन। सेकेंड आप बात कर लो मेथेनॉल प्लस जल, वो भी किसका बनेगा, धनात्मक अनादर्श विलयन। इसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड और आपका क्या हो जाएगा, एसीटोन, ये भी किसका उदाहरण होगा आपका, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, धनात्मक अनादर्श विलयन का। एसीटोन क्या होता है, ये वाला कीटोन्स, ऐसा कीटोन हो ना जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। और भी आप एग्जांपल्स लेना चाहो तो ले सकते हो, एथेनॉल, एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन। और एग्जांपल्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो एथेनॉल, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, इसी के एग्जाम्पल्स है। अब बात कर लेते हैं अपन ऋणात्मक अनादर्श विलयन, ये क्या होते हैं। तो शब्द से पहले क्या लगा हुआ, ऋणात्मक मतलब कमी। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, वे अनादर्श विलयन जो राउल्ट नियम से, सिंपल सा ध्यान रखना, राउल्ट नियम से
ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। क्या है? ऋणात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अर्थात आप बोल सकते हो इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से क्या होगा? कम होगा। इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब आपका आ रहा था उस वाष्प दाब से क्या होगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वैल्यू राउल्ट के वाष्प दाब के अकॉर्डिंग निकल के आती है। इससे क्या होगा, जो विलयन बनेगा पीटी उसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट की बात करें अपन तो आयतन परिवर्तन वो भी क्या होगा? ऋणात्मक। मतलब क्या होगा? आयतन में क्या आएगी? कमी आएगी। आयतन में क्या आएगी? कमी आएगी। विलय और विलायक को मिला रहे हैं अपन। जैसे स्टार्टिंग में अपन ने 100 ml विलय और 200 ml विलायक लिया था तो 300 ml बनना चाहिए। अगर 300 ml बनता है तो आदर्श विलयन, अगर 300 ml से कम रह जाता है तो ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है वो इसमें आएगा, और अगर 300 से ज़्यादा हो गया तो क्या है वो आपका धनात्मक विचलन दर्शाता है। इसके बाद में एंथैल्पी की बात कर ले। एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होता है? यहाँ पे ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। इसका मतलब क्या होगा? ऊष्मा का क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। आपको पता है डेल एच नेगेटिव मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन। विलय और विलायक को मिला रहे हो और विलयन बन रहा है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है या ऊष्मा का उत्सर्जन। इनके कारण आप वही समझ सकते हो कि ये कम क्यों आ रहा है। वाष्प दाब कम आने का कारण आप बता सकते हो यही वाला पॉइंट, तीनों का पॉइंट ए और ए, विलायक विलायक, विलय विलय और इन दोनों को मिलाने के बाद में विलय और विलायक, इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बराबर तो नहीं होगा, कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो ये वाली कंडीशंस, और ज़्यादा आकर्षण है इनके मध्य तो देखो बी और बी, ए और ए, बी और ए इनके मध्य आकर्षण बल ज़्यादा है तो ये पास पास आएंगे। पास पास होने से आयतन क्या होता है? कम होगा। आयतन कम होता है तो ऋणात्मक विचलन आ गया। ऐसे ही बात करें प्रबल आकर्षण, अपन ने पढ़ा था वाष्प दाब और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ये आकर्षण बल जितना ज़्यादा उतना ही वाष्प दाब कम बनता है। तो जितना ज़्यादा आकर्षण वाष्प दाब कम बनेगी तो राउल्ट के अनुसार जो वैल्यू आती है उससे कम आएगी। वही आप एंथैल्पी नेगेटिव, जितना ज़्यादा आकर्षण मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में क्या आती है? कमी, और उसमें कमी आती है स्थितिज ऊर्जा में क्या आती है? कमी, और कमी आती है तो जो कमी आ रही है पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई ऊर्जा तो बाहर निकलेगी ऊर्जा, क्या हो जाएगी? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जैसे अपन मान लें ये 2 एटम थे, एक और ये 2, ये मान लो 1 और ये 2, ये आपका B और ये आपका A, और यहाँ पे ये ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी। जब ये एक दूसरे के पास पास आते हैं तो ये जैसे जैसे पास आएंगे तो ये एनर्जी आपकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यहाँ पे आके बिल्कुल क्लोज आ गए। ये बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना अपन, बंध का निर्माण 11th क्लास में पढ़ा होगा रासायनिक आबंधन में। तो देखो एनर्जी कम होती है जब पास में आते हैं तो ये वाली एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ऐसा कुछ आप इसको समझ सकते हो। बाकी आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं ऋणात्मक अनादर्श विलयन के उदाहरण। एग्जाम्पल्स आपके काम के हैं, ये ध्यान रखना भाई। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल्स HNO3 नाइट्रिक एसिड को पानी में घोल दो आप H2O, तो ये कैसा बनेगा आपका ऋणात्मक अनादर्श विलयन। ऐसे ही सेकंड बात कर लें जो आपका फिनोल होता है, जानते होगे फिनोल क्या होता है? फिनोल को एनिलीन में आप घोल दो। फिनोल क्या था? ये बेंजीन बना देता हूँ मैं OH, और ये एनिलीन था आपका, ये एनिलीन बेंजीन्स के ऊपर NH2, इन दोनों का मिश्रण या विलयन बनेगा तो क्या बनेगा? वो आपका ऋणात्मक अनादर्श विलयन का उदाहरण। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आया हुआ है। एक आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इसमें तो पूछा भी गया था कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ऋणात्मक अनादर्श विलयन क्यों दर्शाते हैं। तो देखो सिंपल सा इन तीनों का रीजंस लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन बंध, या बोल सकते हो इसमें और उसमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या प्रबल आकर्षण बल होता है। इसको विलय मान लो, इसको विलायक मान लो, तो प्रबल आकर्षण बल, और प्रबल आकर्षण बल तो आयतन भी कम, वाष्प दाब भी कम।
ऐसा ही फिनोल और एनिलीन में भी क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में एक स्पेशल टाइप ऑफ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, उसको मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ, यहाँ पे ही देख लेते। देखो क्लोरोफॉर्म आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं CHCl3 होता है, और एसीटोन आपको पता है CH3CO CH3। तो ये है देखो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये क्लोरीन और ये आपका क्लोरीन। और यहाँ पे मैं एसीटोन मॉलिक्यूल्स को ऐसे बना रहा हूँ, ये एसीटोन है। इनमें तो आपको दिख रहा होगा, देखो H बॉन्डिंग, 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य हाइड्रोजन आ जाएगा और H बॉन्डिंग हो जाएगी। पर इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर इसमें तो ये H बंद बनेगा ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, पर यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है। ये स्पेशल केस है, देखो आपने पढ़ रखा होगा हाइड्रोजन बंध कब बनता है, जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हो, क्या हो, अधिक विद्युत या अधिक, या ऐसे लिख देता हूँ मैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कितने हो जाए, 2 एटम्स, 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में क्या हो, हाइड्रोजन्स हो। और ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नॉर्मली क्या होते हैं, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और स्पेशल केस में क्लोरीन भी बनाता है, पर मुख्यतः अपन यही पढ़ते हैं। तो इन एटम्स हो, 2 एटम हो, उनके बीच में हाइड्रोजन्स आ जाए तो एक साइड से सहसंयोजक बंध से और दूसरे साइड से एक आकर्षण बल से जुड़ता है, उसी आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो देखो इसमें क्या था, 2 अधिक विद्युत ऋणी, इधर तो है ऑक्सीजन पर इधर कार्बन है, ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनना चाहिए पर बन रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन है और 3 क्लोरीन पावर एक साथ लगाते हैं, तो इस कार्बन पे क्या जाता है, पॉजिटिव, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, ये इधर से खींचता है, और इस पे क्या जाता है, हाइड्रोजन पे प्लस, और ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है तो इस पे ऋणात्मक। तो इन दोनों के मध्य जो आकर्षण होता है ना, वही क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। और यहाँ पे H बॉन्ड बनने का कारण क्या है, कारण आप लिख सकते हो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का सामूहिक विद्युत ऋणता का प्रभाव लगता है यहाँ पे, ये 3 मिलके काम करते हैं तो उनकी पावर कहीं ना कहीं फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इक्वल हो जाती है, और इस केस में ये कार्बन फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का काम कर लेता है। इस कारण देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण प्रबल। तो इस कारण क्या होगा, ये आपका ऋणात्मक अनादर्श विलयन हो जाता है। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है, पूछ ले इनमें तो तीनों का कारण ही आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख सकते हो। अब एक ग्राफ की बात आती है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ बनवा ले। तो आदर्श के लिए तो अपन ने बना दिया है, अब अनादर्श में 2 केस हैं आपका, एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, एक ऋणात्मक विचलन। तो उन ग्राफ्स को मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, देखना दोनों ग्राफ एक साथ ही बना रहा हूँ ना, आप डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, प्रेशर था आपका, वाष्प दाब, इधर भी क्या है, ये आपका वाष्प दाब, P बराबर क्या है, वाष्प दाब, और यहाँ पे क्या ले रखा था अपन ने, मोल अंश, क्या था, मोल अंश, इधर भी क्या है आपका, मोल अंश। यहाँ पे XA बराबर 100% 1, XB अपन मान लेते हैं 0, यहाँ पे XA बराबर 0 और XB बराबर 1। ये सजावटी बातें हैं, तीसरी बार ग्राफ बन रहा है, ये 0 और यहाँ पे अपन मान लेते हैं XA बराबर 0 और XB बराबर 1। देखो इस कंडीशंस पे यहाँ पे A ही है 100%, अकेला वही है, B तो नहीं है, तो शुद्ध हो गया ना। शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब अपन ने क्या लिखा था, P0A, यहाँ पे B है तो B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, इसको P0B लिख सकते हैं। और अपन ने राउल्ट नियम पढ़ रखा है, P उसके मूलंश, किसी विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूलंश के समानुपाती होता है। जैसे A और A, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू घट रही है तो इसका रेखिक कमी हो गई, इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अब ध्यान दो, ये वृद्धि हो जाएगी। और एक आपका ये बना देता हूँ मैं, इसको चलो मैं डॉटेड लाइन में दिखाता हूँ। ये कमी होती जा रही है, इसमें भी ये वृद्धि होगी, इधर से इधर जा रहे हैं ना, इधर तो वृद्धि होती जा रही है। अब बात करते हैं विलयन का, ये आना चाहिए, ये राउल्ट के नियम के अनुसार ग्राफ बना दिया, पर जो आपके क्या होते हैं धनात्मक अनादर्श विलयन, इसको बता दें अपन को बनाना है
अब बनाना है किसके लिए, धनात्मक अनादर्श विलयन के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, ये आ रहा था, ये इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना था, तो विलयन का ये हो गया वाष्प दाब, पर क्या है वो धनात्मक आता है। इस लाइन पे नहीं आता है उसका वाष्प दाब, आप चेक करते हो तो इससे क्या आता है ज़्यादा, तो धनात्मक आता है। पॉजिटिव मतलब आना इतना चाहिए था, इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे थे तो इतना आना चाहिए ये पॉइंट पे, पर इतना नहीं आता है। उस विलयन का कितना आता है, उससे इतना ज़्यादा आता है, इतनी वैल्यू बढ़ गई ना, तो धनात्मक। पीटी ग्रेटर देन क्या है, ये ज़्यादा आ रहा है, किससे, ये ज़्यादा है, और आप लिख सकते हो यहाँ पे पी ए नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। इसके लिए भी देखो, केवल विलायक की बात करें तो भी ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे विलय के लिए बात करें तो भी ज़्यादा आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी नोट ए पी नोट ए एक्स ए से ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे क्या है पी बी, इसका भी ज़्यादा आएगा, किससे, पी नोट बी और एक्स बी। तो ये किसके लिए ग्राफ बन चुका है आपका, धनात्मक अनादर्श विलयन के लिए। ऋणात्मक अनादर्श विलयन के लिए बनाना चाहें तो ये देखो शुद्ध था, तो वही बात है पी नोट ए, और यहाँ पे क्या है पी नोट बी। तो वही आइडियल विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए तो यही आना चाहिए, पर क्या है इसमें, ये तो आदर्श विलयन होता तो इस तरीके का आता राउल्ट के अनुसार, पर कैसा आता है ऋणात्मक विचलन। इसका ध्यान रखना, ये किसके लिए है, ऋणात्मक अनादर्श विलयन के लिए। तो इसमें क्या आएगा आपका, ये नेगेटिव आएगा, इसमें क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और इसको आप लिख सकते हो नेगेटिव आ रहा है, तो पी टी क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। देख रहे थे पी टी, ये क्या है आपका कम आ रहा है, तो ये वैल्यूज़ भी आपकी क्या देखो, जो आदर्श विलयन के अनुसार था उससे कम आएगा, क्योंकि ऋणात्मक अनादर्श विलयन है। तो यहाँ पे पी ए का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पी नोट ए एक्स ए, और इसमें भी क्या होगा, ये तो किसके लिए था, बी के लिए, सॉरी यहाँ पे बी लिखो गया, ये के लिए था, तो ये भी क्या आएगा, पी नोट ए और एक्स ए कम आ रहा है। तो ये क्या था आपका आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसको मैं समराइज रूप में आपको बता देता हूँ, क्या करेंगे अपन, समराइज रूप में, समरी के रूप में इनको रिवाइज करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, आपको बस ये फॉर्मेट, ये चार्ट भी याद है तो आपका काम बन जाएगा। तो ये विलयन है, इसको राउल्ट के अनुसार अपन ने दो भागों में डिवाइड किया। एक आपका क्या था, आइडियल सॉल्यूशंस आदर्श विलयन, और दूसरा क्या था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के लिए क्या क्या कंडीशंस पड़ी थी, ये राउल्ट नियम की पालना करता है, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड ये था, आयतन परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जीरो होता है, डेल एच बी क्या होता है, ज़ीरो होता है। एक अपन ने ये भी पढ़ा था, ए और ए, बी और बी, ए और ए, बी और बी, और ये आपका क्या था, बी और बी, बी और ए, इनमें क्या होता था, समान समान आकर्षण होता था। क्या होता था, समान। आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल आकर्षण बल था। इसके बाद में एक टर्म आप और ऐड कर लेना, डेल एस का मान कोई कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे तो क्या आता है, पॉजिटिव। क्या आता है, पॉजिटिव। एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या आता है, पॉजिटिव। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल एस ग्रेटर देन ज़ीरो। ऐसा क्यों है, कोई भी आप देखना एक बार, एंट्रोपी क्या होती है, कोई भी सिस्टम है उसकी अव्यवस्था की माप, उसमें कितनी अव्यवस्था है। अब आप एक विलय लेना, जैसे एल्कोहल ही मान लो, उसमें एल्कोहल के ही अणु अरेंज हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा पानी है, उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों व्यवस्थित है, सेम टाइप के, दोनों को मिला दो आप, तो इनमें जो व्यवस्था थी उससे ज़्यादा अव्यवस्था रहेगी। तब दोनों को अपन मिला दें और एक कंटेनर में डाल दें तो अव्यवस्था आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। अव्यवस्था बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी आपकी बढ़ती है।
कभी भी कैसा भी विलियन हो, आदर्श हो अनादर्श हो, चाहे धनात्मक अनादर्श हो ऋणात्मक अनादर्श हो, एंट्रोपी का मान सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि एंट्रोपी की वैल्यू आपकी बढ़ती है। ऐसे ही आपको गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ये ध्यान रखना है, ये ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज आपका लेस देन 0 होगा, 0 से कम, तो इसको आप लिख सकते हो डेल जी, ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। इसमें नॉन आइडियल के लिए अपन ये कंडीशंस लिखते थे, पी टी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सेकेंड क्या था, डेल वी नॉट इक्वल्स टू 0, डेल एच नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको अपन ने दो भागों में बांट दिया था, एक पॉजिटिव डेविएटेड या डेविएशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और एक आपका क्या था, नेगेटिव डेविएटेड या डेविएशन सॉल्यूशंस नॉन आइडियल। इसमें क्या था आपका, ये P और D पॉजिटिव में मतलब ज़्यादा है, किसके, राउल्ट के नियम के अनुसार। वॉल्यूम भी क्या आएगा, डेल V पॉजिटिव मतलब V में क्या होगी, वृद्धि। डेल H ये भी क्या है, पॉजिटिव, हीट क्या होगी, उष्मा क्या होगा, उष्मा का अवशोषण। एंट्रोपी सबके लिए क्या होती है, पॉजिटिव, या लिख सकते हो डेल S ग्रेटर देन 0। डेल G एंथैल्पी में परिवर्तन नेगेटिव, या लिख सकते हो डेल G लेस देन 0। इसमें क्या है, अब आप खुद भी लिख सकते हो, क्या था, नेगेटिव में कम, नेगेटिव में कम जो राउल्ट के अनुसार आ रहा था। वॉल्यूम क्या है, नेगेटिव मतलब वॉल्यूम में क्या होगी, कमी। एंथैल्पी क्या होगा आपका, नेगेटिव। उष्मा क्या होगी, उष्मा का उत्सर्जन। एंथैल्पी ध्यान रखना है, एंथैल्पी में परिवर्तन पॉजिटिव ही होता है, और इसमें परिवर्तन क्या होगा आपका, नेगेटिव। दोनों को कैसे लिख सकते हो, डेल एस ये तो 0 से ज़्यादा रहेगी हमेशा, और डेल जी ये 0 से कम रहेगी। तो ये अंतर भी आप ध्यान रख लोगे तो आपका आदर्श एवं अनादर्श विलियन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर सकते हो। उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, सिंपल से कुछ अंतर में पॉइंट, इनके अंतर पूछ ले, इनमें भी पूछ सकता है वो आदर्श जो आपके धनात्मक अनादर्श विलियन और ऋणात्मक अनादर्श में पूछा जा सकता है अंतर, एक आपका आदर्श और अनादर्श में पूछा जा सकता है, एक इनके एग्जाम्पल्स, जो इन दोनों के एग्जाम्पल्स है उनको संयुक्त रूप से अपन नॉन आइडियल के एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।